Assalamualaikum, hello everyone, and welcome to IQ Star Education. वेलकम टू दी अनदर पार्ट ऑफ अवर चैप्टर मेटालर्जी। यहाँ पे हम हमारी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जो हमारी साइंस 1 एंड साइंस 2 की सीरीज़ चालू है उससे हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए हमारा ये जो न्यू चैप्टर हमने जो लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था उस चैप्टर को यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। ये चैप्टर का सेकेंड पार्ट होगा और साइंस 1 एंड साइंस 2 की सीरीज़ के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, सो यू कैन गो एंड चेक देम आउट। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक्स। तो हमने लास्ट वीडियो में कुछ पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी किया था। दैट मीन्स हमने देखा था कि पहले हमने मेटल्स के बारे में स्टडी किया एंड देन फिर नॉन मेटल्स के बारे में। कुछ इस तरीके से ऐसा हो रहा था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का डिफ्रेंसिएशन। हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की भी फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी कर ही लिया था और लास्ट वीडियो में हमने मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज को भी कवर किया था। बेसिकली हमने देखा था कि वो किन किन रिएक्शंस, किस किस टाइप के रिएक्शंस उसके साथ होते हैं और इस वीडियो में हम नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहले छोटा सा ही टॉपिक है उसे कवर कर लेते हैं, फिर हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो यहाँ पे हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था एंड वन ऑफ द मेन फिजिकल प्रॉपर्टी वी कैन से इट इज नॉट अ फिजिकल प्रॉपर्टी बट अ प्रॉपर्टी इज दैट मेटल्स जो होते हैं दे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन। वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। यानी कि यहाँ पे जो मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं वही नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, उसके कंप्लीटली अपोजिट। तो यहाँ पे हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज उनके स्टडी किए थे, जैसे कि मेटल्स सोनोरस होते हैं, लस्टरस होते हैं, वाइल नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, डल इन नेचर, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है एंड मैनी मोर थिंग्स वर देयर। अब आते हैं हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज पे, जो कि है हमारा आज का मेन कंसेप्ट अबाउट द नॉन मेटल्स। पहले हम देखते हैं उनके रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। तो बेसिकली हमने मेटल्स के जब केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था हमने 4 टाइप्स के रिएक्शन देखे थे। पहला जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, दूसरा जब वो H2O यानी कि वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तीसरा जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जब वो नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 के साथ जब रिएक्ट करता है तब क्या फॉर्म करता है। तो ऐसे 4 टाइप के रिएक्शन हमने स्टडी किए थे लास्ट वीडियो में अबाउट द मेटल्स। नाउ इन दिस वीडियो ये 3 टाइप तो सेम होगी, बस लास्ट के टाइप में HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड के बदले हम हाइड्रोजन की रिएक्शन देखेगी, यानी कि नॉन मेटल्स जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं। तो ऐसे कुछ टाइप के रिएक्शन है जो कि हमें नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज में स्टडी करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम ऑक्सीजन के साथ पहले उसे रिएक्ट करके। अब हर एक चीज को हमें एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी करना है। पहले एक जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। जब भी नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। वैसे ही मेटल्स में भी ऑक्साइड फॉर्म हो रहा था बट वहां पे मेटालिक ऑक्साइड फॉर्म हो रहा था। अब यहाँ इसके थ्रू हम एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी करते हैं। यहाँ पे ले लिया हमने कार्बन सॉलिड के फॉर्म में, उसे हम ऑक्सीजन से पास करेंगे गैसियस स्टेट में। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंप्लीट कंबस्शन होगा। यहाँ पे कंप्लीट कंबस्शन होके हमें कौन सी गैस मिलेगी, यहाँ पे हमें CO2 गैस मिलेगी जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एसिडिक ऑक्साइड होगी। वो कैसी ऑक्साइड है, एक एसिडिक ऑक्साइड है। अब यही कार्बन को हम फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, बट इस टाइम पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा वो लेस अमाउंट में होगा, यानी कि सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा। यहाँ पे जो कंप्लीट कंबस्शन हो रहा है वो यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबस्शन होगा, यानी कि पार्शियल, जिसे हम पार्शियल कंबस्शन भी बोलते हैं, वो पार्शियल कंबस्शन होके हमें कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस मिलेगी, CO गैस। इसे हम बैलेंस कुछ इस तरीके से करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हमें गैस मिलेगी, यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड है, यहाँ पे जो ये गैस होगी वो न्यूट्रल ऑक्साइड होगी। ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड होगा।
तो यहाँ पे हमने देखा कार्बन दो तरीके से रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, एक इसमें पार्शियल कंबस्शन हो रहा है और एक इसमें कंप्लीट कंबस्शन हो रहा है। तो कंप्लीट कंबस्शन होके हमें CO2 गैस मिल रही है और इनकम्प्लीट कंबस्शन होके हमें कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस मिल रही है। अब और एक रिएक्शन के एग्जाम्पल देख लेते हैं हम अच्छे से समझने के लिए। यहाँ पर ले लिया हमने सल्फर सॉलिड में, देन उसे हमने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया CO2 गैस के साथ, देन यहाँ पे मिला SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि बहुत ही पॉइजनस होता है। इट इज वेरी पॉइजनस एंड वी कैन से दैट इट इज ऑल्सो एन एसिडिक ऑक्साइड। तो ये भी एक एसिडिक ऑक्साइड हो गया। अब हम सेकेंड टाइप के रिएक्शन पे जाते हैं, विच इज नथिंग बट द रिएक्शन विथ वाटर। अब नॉन मेटल्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो कैसे रिएक्शन कंप्लीट होगी। यहाँ पे हमने क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन गैस में ले लिया और यहाँ पे हमने उससे H2O के साथ रिएक्ट किया। अब क्लोरीन ही क्यों, तब वाटर के साथ हर नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करता, ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ जो हैलोजेंस होते हैं, जो नॉन मेटल्स में हैलोजेंस होते हैं, दैट इज नथिंग बट द फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टिटिन। ये कैसी है, ये हैलोजेंस इसे हम कहते हैं। तो ये हैलोजेंस से सिर्फ वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमने क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन को हमने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो हमें यहाँ पे मिला HOCl, HOCl यानी कि हाइपोक्लोरस एसिड, ये हो गया हाइपोक्लोरस एसिड। और साथ ही साथ हमें यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी फॉर्म होता हुआ नजर आया। तो ये थी वाटर के साथ रिएक्शन। अब आते हैं हमारे थर्ड रिएक्शन पे है, जो कि एसिड के साथ। अब एसिड के साथ भी सिर्फ और सिर्फ हैलोजन ही रिएक्ट करेंगे, एसिड के साथ भी सिर्फ हैलोजन ही रिएक्ट करेंगे। एग्जांपल के थ्रू स्टडी करें तो यहाँ पे ले लिया हमने क्लोरीन गैसियस फॉर्म में और इसे हमने HBr के साथ रिएक्ट किया एक्वियस मीडियम में। अब हमें इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, तो हमें यहाँ पे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वियस मीडियम में मिलेगा और साथ में हमें Br2 भी एक्वियस मीडियम में मिलेगा। यहाँ पे हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे ये 2 ऐड करके फिर यहाँ पे भी 2 ऐड कर देंगे, तो इस तरीके से ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्लोरीन यानी कि नॉन मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे एसिड फॉर्म होता है, अगेन यहाँ पे ब्रोमीन अलग हो जाता है। तो ये थी एसिड के साथ रिएक्शन। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके देखते हैं एक बार हमें क्या फॉर्म होता है। यहाँ पे ले लिया हमने सल्फर सॉलिड में, देन हमने इसे हाइड्रोजन गैस से पास किया तो इधर यहाँ पे हमें मिला H2S, वो भी गैसियस स्टेट में, सल्फर डाइहाइड्रोजन। अब यहाँ पे जब हाइड्रोजन जब रिएक्ट करता है नॉन मेटल्स के साथ तो वो एक पर्टिकुलर सर्टन कंडीशन में ही रिएक्ट करता है। अब वो कंडीशन कैसी होनी चाहिए, उसका सर्टन टेम्परेचर होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए, देन इफ कैटलिस्ट इज देयर कैटलिस्ट विल बी गुड। कैटलिस्ट भी हमने स्टडी किया था प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस चैप्टर्स में। तो यहाँ पे सर्टन कंडीशंस लगती है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने के लिए और वो कंडीशंस अगर पास हो गई तो ही ये रिएक्शन फुलफिल होती है। अब यहाँ पे जो H2S फॉर्म होता है इसकी बहुत फाउल स्मेल आती है, यानी कि बहुत गंदी सी स्मेल आती है। और एक एग्जाम्पल का स्टडी करते हैं। यहाँ पे ले लिया हमने N2 गैस, यहाँ पे हमने उससे हाइड्रोजन गैस से मिक्स कर दिया, रिएक्ट कर दिया, तो यहाँ पे हमें मिला NH3 यानी कि अमोनिया। यहाँ पे हम बैलेंस करेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये थी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। तो इस तरीके से हमारे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पूरी तरह से कवर हो चुके हैं ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के क्या रहते हैं फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, अगेन मेटल्स के क्या रहते हैं। कोई भी प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती है, डिफरेंशिएटिंग पॉइंट भी पूछा जा सकता है, स्पेशली फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंशिएटिंग पॉइंट पूछे जाते हैं 5 मार्क्स के लिए, लाइक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, डिफरेंशिएट देम। या केमिकल प्रॉपर्टीज में ये रिएक्शंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं।
तो आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज नथिंग बट द रिएक्टिविटी सीरीज। मैंने आपको लास्ट वीडियो में थोड़ी सी रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में आइडिया दे दिया था, तो यहाँ पे हम पूरी रिएक्टिविटी सीरीज को स्टडी करते हैं। पहले नंबर पे आता है पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, देन जिंक, आयरन, टिन, लीड, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। अब ये क्या है? तो जो ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं, ऊपर की तरफ जो एलिमेंट्स है, कंपाउंड्स हैं, वो क्या है? वो हाईली रिएक्टिव है, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, वो किसी भी चीज के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। और नीचे के जो कंपाउंड्स हैं, नीचे के जो मेटल्स हैं, वो कैसे हैं? वो लोअर रिएक्टिव के हैं, यानी कि वो कम रिएक्टिविटी शो करते हैं। हायर रिएक्टिविटी एंड लोअर रिएक्टिविटी, यहाँ पे लो है, यहाँ पे हाई है। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं जिनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा हाई है, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, लिथियम एंड कैल्शियम। तो ये वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं। अब वाटर के साथ साथ ये एसिड्स, ऑक्सीजन, इन सब के साथ भी रिएक्ट करेंगे, बट ये वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं, दैट मीन्स दे आर हाईली रिएक्टिव। अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट पे, यानी कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन एंड लेड। अब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। अब ये सिर्फ एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। अब नीचे की और नीचे जाएगी तो हमें कॉपर, मर्क्यूरी और सिल्वर मिलेगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमारी रिएक्टिविटी सीरीज आगे बढ़ती है। गोल्ड इज वन ऑफ द नोबल मेटल। नोबल मेटल के बारे में आपने सुना होगा, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम, दीज आर नोबल मेटल्स जो कि बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होते, यानी कि बोल सकते हैं हम लेस रिएक्टिव होते हैं। न वाटर के साथ, न एसिड के साथ, बेसिकली किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते वो ज्यादातर। सिर्फ और सिर्फ एक्वा रीजिया के हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था उसके साथ वो रिएक्टिव हो सकते हैं, बट बेसिकली बोलते हैं कि ये बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए इन्हें नोबल मेटल्स के अंदर कंसिडर किया जाता है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज हो गई। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमने रिएक्टिविटी सीरीज को स्टडी क्यों किया? तो आइए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम स्टडी करते हैं या जानते हैं। यहाँ पे लिया हमने आयरन, यानी कि Fe सॉलिड में, उसे हमने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया एक्वियस मीडियम में। अब ये रिएक्शन होगी नहीं होगी, क्या रिजल्ट आएगा, वो हमें कैसे पता चलेगा? तो इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे हम डिस्प्लेसमेंट टाइप के रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे आयरन Cu की जगह ले लेगा कि नहीं लेगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। अब आयरन है कुछ यहाँ पे और कॉपर है यहाँ पे। ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है? तो आयरन की है, बिकॉज वो ऊपर है, और कम रिएक्टिविटी कॉपर की है, यानी कि आयरन कॉपर की जगह ले सकता है। तो यहाँ पे रिएक्शन होके FeSO4 प्लस Cu अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे Fe ने Cu की जगह ले ली, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसे बोलते हैं। बट इसी का ही अगर उल्टा हो कि यहाँ पे हमने कॉपर ले लिया एंड देन इसे हमने FeSO4 से रिएक्ट किया, तो इसका रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव है और आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। हमेशा ज्यादा रिएक्टिव जो होता है वही कम रिएक्टिव की जगह लेता है। तो ये टाइप के रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और आपको ये रिएक्शन होगी नहीं होगी वो तभी याद रहेगा जब आप रिएक्टिविटी सीरीज को याद करेंगे। उसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक मैंने पता की है, या यू नो एक शॉर्टकट ट्रिक है किसी भी चीज को याद रखने की। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखने की एक शॉर्टकट ट्रिक है, वो कुछ इस तरीके से है। के ना ली ने कार के ना ली ने कार मांगी, अल्टो जेन फरारी। कौन सी फरारी? SN, यानी कि टिन की फरारी। बट यहाँ पे ये हो गया लीड, कॉपर मर्सिडीज दैट मीन्स मर्क्यूरी, कॉपर मर्सिडीज मिली सिल्वर ऑडी, AU यानी कि गोल्ड। तो इस तरीके से आप ये रिएक्टिविटी सीरीज याद रख सकते हैं। तो ये तो एक बेसिक चीज हो गई, आप खुद के भी शॉर्टकट ट्रिक्स बना सकते हैं, जैसे कि और एक शॉर्टकट ट्रिक मैंने याद की थी मेरे टाइम पे, that was please stop calling me a careless zebra, instead try saving how mercury save gold.
तो इस तरीके से अलग अलग शॉर्टकट ट्रिक होते हैं, आप ये शॉर्टकट ट्रिक को यूज करके रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हैं। तो ये हो गई रिएक्टिविटी सीरीज। अब आते हैं हम हमारे आयोनिक कंपाउंड पे, जो कि है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन मार्क इट एज लाइक दैट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, टॉपिक है। अब आयोनिक कंपाउंड्स होते क्या है? हमने दो तरीके के चीज़ें हमने स्टडी किए थे इस वीडियो में, लास्ट वीडियो में। दैट वाज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर क्या चार्ज आता है? उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी कि डोनेट करते हैं। तो अब नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, इसीलिए उनके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है। अब कोई भी कंपाउंड जब पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं और बीच में एक बॉन्ड बना लेते हैं, जिसे हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। आयोनिक बॉन्ड। अब ये बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो यहाँ पे कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, जिसे हम आयोनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अब ये आयोनिक कंपाउंड्स बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज हम आगे देखने वाले हैं। एक एग्जांपल के थ्रू स्टडी करते हैं। यहाँ पे Na है, जो कि एक कैटायन है, यानी कि उस पर पॉजिटिव चार्ज है, और एक Cl है, क्लोरीन। Na इज अ मेटल एंड Cl इज अ नॉन मेटल। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा? फॉर्म, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होगा, और वो कुछ इस तरीके से कंपाउंड को फॉर्म कर लेंगे। तो ये है एक आयोनिक कंपाउंड। अब आयोनिक कंपाउंड के कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि हर बार पेपर्स में पूछे जाते हैं। व्हाट आर आयोनिक कंपाउंड्स, स्टेट इट्स प्रॉपर्टीज, तो उसे हम स्टडी करते हैं। पहली प्रॉपर्टी दैट इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज एंड निगेटिवली चार्ज आयन, दैट इज कैटायन एंड एनायन, वो बहुत स्ट्रांग होता है, इसीलिए वो हमेशा सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। दे आर वेरी हार्ड, जैसे कि सॉल्ट हो गया, NaCl है, शुगर है, एंड मेनी मोर आयोनिक कंपाउंड्स आर देयर। अब सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट दे आर ब्रिटल। ब्रिटल दैट मीन्स वो पाउडर फॉर्म में उनका कन्वर्जन हो सकता है, ब्रिटल होते हैं, जैसे कि हमने उनके प्रॉपर्टीज में स्टडी किया था। थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट उनमें का जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत हाई होता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी रखती है उन्हें तोड़ने में, इसीलिए उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी बहुत हाई होता है। सॉल्ट का एग्जाम्पल देख लिए हम, NaCl, जो आयोनिक बॉन्ड है उनमें का, तो वो बहुत स्ट्रांग होता है, और इसीलिए जब हम सॉल्ट को हीट करते हैं तो वो इजीली मेल्ट नहीं होता। उन्हें मेल्ट करने के लिए एक फर्नेस लगता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट की हीट उन्हें प्रोवाइड करनी पड़ती है। थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट दे आर वाटर सोल्यूबल। अब वाटर सोल्यूबल क्यों होते हैं? लेट्स सी। सिर्फ वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, बाकी के जो केरोसिन हो गए, पेट्रोल हो गए, उनमें वो इनसोल्यूबल होते हैं। अब वो सिर्फ वाटर में ही सोल्यूबल क्यों होते हैं? लेट्स सी। अब वाटर का स्ट्रक्चर हम सबको पता है कि कुछ इस तरीके से है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, इसीलिए हम उनसे H2O बोलते हैं। अब ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें कुछ अट्रैक्शन इस तरीके से होता है। वी नो दैट हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स है उनमें निगेटिव चार्ज होता है, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे जब वो NaCl के साथ एक साथ मिलेगी, तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स के वो, और वो एक दूसरे के साथ अलग ही बॉन्डिंग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो आयोनिक बॉन्डिंग है उसको रिप्लेस कर देती है दूसरे H2O की बॉन्डिंग, नई बॉन्डिंग जो बनाती है वो, और उसे हम डिसोसिएशन प्रोसेस बोलते हैं। डिसोसिएशन प्रोसेस, और इसी प्रोसेस को हम डिसोसिएशन प्रोसेस बोलते हैं। न्यू बॉन्डिंग्स फॉर्म होती है, पुराने बॉन्डिंग्स को रिप्लेस करती है, और यहाँ पे वो सोल्यूबल हो जाते हैं। While in kerosene and petrol there is no water molecule, और जिसकी वजह से उनकी वहां पे solubility नहीं होती। तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी ये हो गई। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी इज दैट दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वियस मीडियम। अब जब वो उनके नॉर्मल स्टेट में होते हैं, यानी कि सॉलिड स्टेट में होती है, तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकती। इट्स बिकॉज ऑफ दैट जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं। और आयोनिक बॉन्डिंग में जब बहुत सारे बॉन्ड एक साथ फॉर्म करेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बॉन्ड, तो उनमें
जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नहीं होते, वो बचते ही नहीं, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे कंडक्ट नहीं कर सकते। बट जब हम उन्हें एक्वियस मीडियम में डालते हैं तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि वो मूव करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि लास्ट स्लाइड में जब वाटर मोलिक्यूल के साथ जब वो कनेक्ट हो गए, बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर दिए, तो वो फ्री होना भी स्टार्ट कर दिए थे। तो यहाँ पे जब उनका एक्वियस मीडियम होता है, एक्वियस मीडियम में कन्वर्ट करते हैं, तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। अब इसके लिए आपके टेक्स्ट बुक में एक एक्सपेरिमेंट शो किया गया है, जिसमें यहाँ पे वाटर लिया गया है, जिसमें हमने सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनाया है, NaCl का। उससे हमने एक बल्ब के साथ कनेक्ट कर दिया है और एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। अगर वो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है तो ये बल्ब जलेगा, यानी कि ग्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे है कैथोड, ये है कैथोड और ये है एनोड। कैथोड और एनोड के इलेक्ट्रोड्स हमने प्लेस कर दिए हैं और ये बने हैं ग्राफाइट से। अब जो कैथोड है उसके पास कैटायन आएंगे। कैथोड कैसा होता है, निगेटिव होता है, और एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। निगेटिव के पास पॉजिटिव वाले मॉलिक्यूल्स चले जाएंगे, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव के पास निगेटिव वाले मॉलिक्यूल्स चले जाएंगे। अब पॉजिटिव वाले कौन से होते हैं, कैटायन होते हैं, और निगेटिव वाले कौन से होते हैं, एनायन होते हैं। तो ये इन दोनों के पास जाके अट्रैक्ट हो गए और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो एक बार फिर से हम देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे कैथोड जो है, जो कि निगेटिव है, और एक एनोड है, एनोड का इलेक्ट्रोड जो कि पॉजिटिव है। कैथोड के पास आएंगे कैटायन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होंगे, और एनोड के पास आएंगे एनायन जो कि निगेटिवली चार्ज होंगे। और इसी प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं जो कि है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स, तो जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर्म होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का, विच इज बेसिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था हमारा आयोनिक कंपाउंड का कुछ चैप्टर। आई होप सो यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे।